स्वागत है आप सबका मेरी चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम संविधान के स्रोत पढ़ने वाले हैं कि मतलब संविधान को बनाया गया था तो किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि जब संविधान बनाया गया था तो संविधान को संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, जिसमें संविधान को बनाने से पहले 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। तो इसी तरह आज हम जानते हैं कि 60 देशों का जब संविधान का अध्ययन किया गया था तो किस देश के संविधान के द्वारा कौन कौन सी चीज़ें अपने संविधान में ली गई हैं। आपको जैसे कि पता होगा कि भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें ली गई हैं बाहर के संविधान से ली गई हैं, इसलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान पर किस आर्टिकल या किस अधिनियम का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था 1935 का भारत शासन अधिनियम का पड़ा था। ज़्यादातर चीज़ें अपनी भारतीय संविधान में 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली गई हैं। चलिए तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें अपने भारतीय संविधान में ली गई हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है तो संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो सॉरी मैंने इसमें नोट डाउन नहीं किया है, आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। संघात्मक व्यवस्था जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि संघात्मक व्यवस्था क्या होती है। संघात्मक व्यवस्था में एक होती है आपकी संघात्मक व्यवस्था, एक आपकी एकात्मक व्यवस्था होती है। तो संघात्मक में जो होता है राज्यों का संघ होता है, जबकि एकात्मक जो एकात्मक व्यवस्था होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, केंद्र सरकार बस होती है, तो वहाँ राज्य होते ही नहीं है। तो इस वजह से क्या होती है, जो केंद्र सरकार होती है वहाँ मजबूत होती है एकात्मक शासन प्रणाली में, ठीक है। जबकि संघात्मक जो व्यवस्था होती है यहाँ पे राज्य सरकार के पास भी उतना ही पावर होता है और सेंट्रल के पास भी बराबर का पावर होता है। मतलब यहाँ पे जो होते है स्टेट और क्या होता है सेंट्रल, दोनों के पास में इक्वल पावर होता है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब जो संघात्मक व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें संघात्मक व्यवस्था में क्या होना चाहिए, जो संसद होती है इसको 2 पार्ट में होना चाहिए, इसके 2 सदन होने चाहिए, जैसे कि अपनी भारत की संसद है, लोकसभा और राज्यसभा है। और यहाँ का जो संविधान होना चाहिए कैसा होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है अपना संविधान कैसा लिखित है, तो भारत किसका होगा, एकात्मक या संघात्मक व्यवस्था का होगा। जबकि एकात्मक शासन प्रणाली का एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाता है तो आप ब्रिटेन को याद रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सबसे ज़्यादा मजबूत से केंद्र सरकार है। वहाँ राज्य सरकार, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वहाँ राज्य सरकार है ही नहीं जो उनका विरोध करते हैं, इस वजह से वहाँ पे कौन बहुत ज़्यादा मजबूत है, वहाँ पर केंद्र सरकार बहुत मजबूत है। और वहाँ का संविधान लिखा भी हो सकता है और नहीं भी लिखा हो सकता है, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान लिखा हुआ नहीं है। अपने भारत का संविधान कैसा लिखा हुआ, तो अपने भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था है, ठीक है, जिसे कहा 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया। इसी तरह और कौन कौन सी चीज़ें ली गई, जैसे लोक सेवा आयोग कहाँ से लिया गया, 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। आपातकालीन उपबंध भी लिए गए हैं, ठीक है। न्यायपालिका का ढांचा भी लिया गया है। और कौन सा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लिया गया, जो जांच वगैरह जो सरकार के खर्चों की जांच करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो उसको भी कहाँ से लिया गया, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लिए गए। शक्तियों के विवरण की सूची दी गई, जैसे कि आपको पता है जो भारत में शक्तियों का विवरण है किसने किया गया, राज्य सरकार में किया गया, केंद्र सरकार में, और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और समवर्ती सूची है। तो इन तीनों में क्या किया गया, शक्तियों का विवरण किया गया। तो शक्तियों का विवरण कहाँ से किया गया, और किस आर्टिकल के तहत किया गया, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में शक्तियों के विवरण की सूची दी गई थी, मतलब कौन कौन से विषय किसके रहेंगे। जैसे कि आपको पता होगा जो शिक्षा का विषय वो केंद्र सरकार में आता है, जो राज्य सरकार में जैसे स्वास्थ्य का जो विषय है वो राज्य में आता है। ये सारी की सारी चीजें डिवाइड की, मतलब सबको एक सूची के तहत बनाया गया। किसको बनाया गया है, शक्तियों के विवरण की सूची है 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ली गई है, ठीक है। इसी की तरह और लोक सेवा आयोग होगा, बस, और इतनी ही चीजें यहाँ से ली गई। अगर आपसे पूछा जाता है न्यायपालिका का ढांचा कहाँ से लिया, तो आप उसको भी याद रख सकते हैं। न्यायपालिका का जो ढांचा उसको भी 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया। इसके बाद आते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है,
तो जैसे कि आपको पता है अपने भारत में कौन सी नागरिकता है, आप इस चीज को भी याद रखें। अपने भारत में कौन सी नागरिकता? एकल नागरिकता है, ठीक है। और ब्रिटेन में भी कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। तो एकल नागरिकता को कहाँ से लिया गया है? इसमें लिखा नहीं, इसलिए मैं आपको लिख रही हूँ, ठीक है। एकल नागरिकता को कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से ही एकल नागरिकता को भी लिया गया। मंत्रिमंडल की जो प्राणी है वो कहाँ से ली गई? मतलब जो मंत्रिमंडल है उनकी सारी चीजें कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इसी के बाद चुनाव में मत के आधार पर जीत, मतलब आपको चुनाव में जैसे कि पता है चुनाव में जितने ज्यादा वोट जिसको मिलते, जिस सरकार को मिलते, उसी सरकार की जीत होती, मतलब उन्हीं की सरकार बनती जिस भी पार्टी को ज्यादा वोट मिलते। तो ऐसी प्राणी कहाँ से ली गई, मतलब ऐसी चुनाव की पद्धति कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। संसद का द्विसदनात्मक, संसद में 2 सदन है। जैसे कि आपको पता है राज्यसभा और लोकसभा कहाँ से ली गई? ब्रिटेन के संविधान से, मतलब उसको 2 सदन में बांट दिया गया है। और इसके बाद क्या है? विधायी प्रक्रिया भी ली गई है। जो विधायी प्रक्रिया मतलब जो भी विधि का शासन होगा वो सारी की सारी कहाँ से ली गई है? विधि का शासन भी यहीं से लिया गया। और विधायी प्रक्रिया मतलब जो भी नियम केंद्र सरकार बनाएगी वो राज्य सरकार को मान्य ही होंगे, जैसे कि आपको पता है। इसके बाद मंत्रिमंडल प्राणी, तो वो भी कहाँ से ली गई है? कहाँ से ली? ब्रिटेन की सरकार से। और यहाँ पे याचिकाएं जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है? याचिकाएं जो ली गई है वो भी ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई। तो आपको याद रखना है याचिकाएं ली गई है, संसदीय विशेषाधिकार भी ली गई है, चुनाव में मत के आधार पर जीत भी ली गई है, और मंत्रिमंडल प्राणी ली गई है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया, तो आपको उसको भी याद रखना है। जो राष्ट्रपति का पद उसको भी कहाँ से लिया गया है? और उसको भी ब्रिटेन से ही लिया गया। तो किसका पद लिया गया? राष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है राष्ट्रपति का पद। जैसे कि आपको पता है अपने भारत में जो राष्ट्रपति होगा वो सिर्फ एक नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्राध्यक्ष का नाम मात्र का पद कौन सा, तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति का नाम मात्र का एक पद होता है, मतलब उनके पास कोई शक्ति नहीं होती है, सिर्फ उनका नाम मात्र का पद होता है, जो कहाँ से लिया गया है? जो आपके ब्रिटेन से लिया गया। तो आप इसको भी क्लियर कर लीजिएगा, ब्रिटेन से ही क्या लिया गया? राष्ट्रपति का पद भी लिया गया। इसके बाद है यूएसए। तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो ली गई है, मतलब न्यायपालिका अपने आधार पर ही कुछ भी कोई भी डिसीजन ले सकती है। वो सारी उसको मतलब एक स्वतंत्रता जो दी गई न्यायपालिका को वो कहाँ से दी गई? यूएसए के संविधान से दी गई। इसके बाद न्यायिक पुनर्निरीक्षण, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी अपना फैसला दे दिया है तो उनको एक बार दोबारा से उस फैसले को सोचने समझने का अधिकार है। इसकी व्यवस्था की है कि वो अपने फैसले को बदल भी सकती, जैसे कि किसी को सजा सुना दी थी, अब उस सजा को कम कर, जैसे किसी को फांसी की सजा सुना दी, अब उस सजा को उम्र कैद में बदलना है, तो वो इसकी शक्ति किसको दी गई है? इसकी शक्ति सुप्रीम कोर्ट को दी गई, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट इन दोनों को दी गई, ठीक है। तो आपको इसको भी याद रखना है। जिस शक्ति सारी की सारी कहाँ से ली गई? इन सब चीजों का जो प्रावधान लिया गया वो कहाँ से? यूएसए से लिया गया। और अगर आपसे पूछा जाता है उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, तो आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति का जो पद है, ठीक। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से? यूएसए से लिया गया है, जबकि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। आप इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। और उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के जो पदाधिकारी को हटाया जाता है ना, उसकी प्रक्रिया कहाँ से ली गई? उसकी प्रक्रिया भी यूएसए से ही ली गई है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति को हटाने से पहले जो महाभियोग लगाया जाता है उसकी भी उसको कहाँ से लिया गया? उसको कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। मतलब राष्ट्रपति को भी किसके तहत हटाया जाता है? महाभियोग के तहत हटाया जाता है। और उसी तरह उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के पदाधिकार को हटाने के लिए भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया का ही पालन किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है प्रस्तावना कहाँ से ली गई, तो आपको प्रस्तावना को याद रखना है। जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को यूएसए से लिया गया, जबकि प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो दोनों ही फैक्ट अलग है, आप दोनों को अच्छे से समझ लीजिए कि जो कार्यपालिका है तो जो प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना को लिया गया अमेरिका से, यूएसए से लिया, जबकि प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति के अभियोग कौन सा आर्टिकल में बताया गया, तो आपको याद रखना आर्टिकल 61 में है, ठीक है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग से संबंधित जो आर्टिकल है किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 61 में दिया गया। आप इसको भी
चले रख दीजिए। इसके बाद है जर्मनी। तो जर्मनी में कौन कौन सी चीज़ है? जर्मनी में जो दिया गया है आपका आपातकाल दिया गया है, ठीक है। तो आपातकाल के समय में आपातकाल अलग से दिया गया, अगर आपसे पूछे आपातकाल के समय में जो मूल अधिकार होगा उनका स्थगन नहीं होगा। स्थगन का मतलब है आर्टिकल 20 व 21 को कभी भी आपकी खत्म नहीं हो सकती। आपातकाल के टाइम पे भी आपके आर्टिकल 20 और 21 समाप्त नहीं हो सकते। अगर आपसे पूछा था आर्टिकल 20 में क्या दिया है, तो आप याद रखते हैं 2 सिद्धि के लिए अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है तो आपको उस टाइम पे भी आपको अपने 2 सिद्धि के लिए मतलब अधिकार दिया जाएगा। और आर्टिकल 21 में क्या दिया गया? आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता दी गई, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई, जो मतलब कभी भी आपके आपातकाल के टाइम पे भी खत्म नहीं की जा सकती। तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा कि जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकाल के समय में मूल अधिकारियों का स्थगन नहीं होगा और इसमें क्या आर्टिकल 20 व 21 कभी खत्म नहीं हो सकते। इसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली गई है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, तो आपको याद रखना है इसको राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। इसको किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और वो भी कब बुलाया जाता है? जब आपका कोई भी विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है लेकिन राज्यसभा के द्वारा उस विधेयक की मंजूरी नहीं मिलती, तब किसको बुलाया जाता है? तब मतलब संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। तो वो भी आपको लोकसभा में मतलब कोई भी विधेयक पारित हो चुका होता है लेकिन वो राज्यसभा में उस विधेयक को मंजूरी नहीं मिलती, तब बुलाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है संयुक्त बैठक को किस आर्टिकल के तहत बुलाता है राष्ट्रपति, तो आपको याद रखना आर्टिकल 108 के तहत में। किस आर्टिकल के तहत में? आर्टिकल 108 के तहत में राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त बैठक को बुलाता है। अगर आप पूछे जाए तो भारत में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक को बुलाया गया है, तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा। अभी तक संयुक्त बैठक 3 बार बुलाई गई है। एक 1900 पहली बार जो बुलाई गई थी 1960 पहली बार जो बुलाई गई थी आपकी 1960 में बुलाई गई थी। सेकंड आपकी जो विधेयक बुलाई गई थी 1900 जो मतलब बैठक हुई थी 1977 में हुई थी। और तीसरी जो आपकी बैठक हुई थी 2002 में हुई थी। तो आप इस चीज को याद रख लीजिएगा कि कब हुई है। पहली बार जो आपकी 1960 में हुई थी वो किसके लिए हुई थी? दहेज के लिए हुई थी, ठीक है। दहेज से संबंधित थी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के लिए बुलाई गई थी। जो सेकंड आपकी बनी जो 1977 में बैठक हुई थी वो किसके लिए हुई थी? वो बैंक से संबंधित हुई थी, बैंक के लिए हो गई थी, ठीक है। जो 2002 में हुई थी वो आपके आतंकवाद के लिए की गई थी। आतंकवाद के लिए जो एक विधेयक बनाया गया था उससे संबंधित जो मतलब संयुक्त बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 2002 में हुई थी। तो आई थिंक आपको इतने सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद था मतलब और इसमें क्या था? संपत्ति सूची। अगर आपको पूछी जाती है संपत्ति सूची किस आर्टिकल में, तो आपको याद रखना है संपत्ति सूची का जो प्रावधान है आर्टिकल 247 में किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 247 मतलब यहाँ पर राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों को ही मिलकर काम करने के लिए बोला गया। मतलब दोनों के लिए कुछ ऐसे कॉमन नियम है जो दोनों लोग साथ में ही काम करेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज को भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 247 में इस चीज का प्रावधान किया गया है। उसके बाद है आपका प्रस्तावना की भाषा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना को यूएसए से लिया गया, जबकि प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इसके बाद है जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्राची। जापान से सिर्फ आपकी एक ही चीज को ली गई है, विधि द्वारा स्थापित प्राची। अब इसमें क्या होता है मतलब जो संसद के द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं उसको कौन मानेगा? उसको राज्य को मानना होगा। ऐसी विधि कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई है। अगर आपको पूछे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत क्या होता है, तो आप ऐसे याद रख लीजिए संसद के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उसको राज्य को मानना होगा। मतलब अगर कोई केंद्र सरकार ने कोई नियम बना दिया है जिसे राज्य में लागू करवाना है, तो राज्य सरकार उन नियमों को अपने राज्य में लागू करवाइए, ठीक है। सारी के सारी किसके तहत आता है? ये राज्य सरकार के तहत आता है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है रशिया से क्या लेगा, तो आप याद रखना रशिया से मूल कर्तव्य लिए गए हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे जाते हैं भारतीय संविधान में क्या मूल कर्तव्य को मतलब जब बना था उसी टाइम पे जोड़ा गया था क्या, तो आपको याद रखना उस टाइम पे अपने भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। मूल कर्तव्य को आर्टिकल भारतीय संविधान मतलब संविधान संशोधन 42 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब हुआ था? 1976 में।
42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाता है किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो आपको याद रखना है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। तो कौन सी समिति थी? स्वर्ण सिंह समिति पर, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। और अगर आपसे बोला जाता है 42वां संविधान को और क्या बोला जाता है, तो आप याद रख लीजिएगा 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? लघु संविधान भी कहा जाता है। तो आप जो सारे के सारे फैक्ट अच्छे से याद रख लीजिएगा। फिर लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, जो कब किया गया था? 1976 में किया गया था। और किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो आपको याद रखना है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका, इसके बाद आ जाता है आपका फ्रांस। तो आपको फ्रांस याद रखना है कि फ्रांस से क्या क्या लिया गया था आपका? फ्रांस से आपका गणतंत्र व्यवस्था ली गई है। तो अगर आपको पता नहीं गणतंत्र, पहले तो हमें पता होती गणतंत्र व्यवस्था क्या होती है। जैसे कि आपको पता भारत में गणतंत्र व्यवस्था है, इसमें क्या होता है, इसका जो मीनिंग होता है गणतंत्र व्यवस्था का, जनता का तंत्र होता है। इसका क्या होता है? जनता का तंत्र होता है, मतलब जनता का शासन होता है। यहाँ का मतलब गणतंत्र का मतलब जनता का तंत्र भी आप बोल सकते हैं इसको, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? जनता का ही शासन भी हम इसमें बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा, गणतंत्र। अगर मतलब इसमें आप सीधी बात याद रख लीजिएगा कि यहाँ राजा महाराजा वाला कोई भी सिस्टम नहीं रहेगा। जो सत्ता के जो पद होते हैं, मतलब जो भी राजनेताओं के पद वगैरह होते हैं, वो क्या होती है, जो वो जन्मजात नहीं होते, मतलब उन्हें विरासत में नहीं दिए जाते हैं। उनका क्या होता है, उनके लिए सरकार, मतलब उनके लिए जो चुनाव वगैरह की प्रक्रिया होती है, वो सारे के सारे नियम पालन किए जाते हैं। यहाँ का जो मतलब अगर यहाँ पे बात की जाए, गणतंत्र जो होता है एक सरकार का एक रूप होता है, जिसके अंतर्गत राजा का प्रमुख, ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ कोई प्रमुख राजा होगा, इस राज्य का प्रमुख राजा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे जो पद होती हैं वो विरासत में नहीं दिए जाते, ना यहाँ पे राजा होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सरकार को एक चुना जाता है, वो भी जिस प्रक्रिया जो उसमें संविधान में, मतलब उन पदों के लिए, उन नेताओं के लिए जिसकी प्रक्रिया किया गया था, मतलब आप जिस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसके लिए जो भी नियम बनाए गए तो उसी के तहत वो सारी की सारी चीजों का पालन किया जाएगा। यहाँ राजा महाराजा जैसा कोई भी सिस्टम नहीं होता है कि पहले आपके दादाजी राजा रहे, फिर आपके पापा हो गए, फिर आप हो गए, कुछ भी यहाँ पे सिस्टम नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पहुंचा लिएगा स्वतंत्रता भी ली गई, समानता और बंधुत्व, ये सारी चीजें कहाँ से ली गई? रशिया के संविधान, फ्रांस के संविधान से ली गई है। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों के तीनों क्या थे? जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके नारे थे। कौन कौन से थे? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। जिस फ्रांस की क्रांति के नारे थे, जो कब हुई थी फ्रांस की क्रांति? 1789 में हुई थी। तो आप इसको भी याद रख लीजिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी, 1789 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद आपको दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से सिर्फ आपका एक ही लिया गया संविधान में संशोधन, मतलब जो संविधान में संशोधन किया जाता है वो कहाँ से लिया गया है? वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जिसमें जो किसके तहत किया जाता है? आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? आर्टिकल 368 के तहत क्या किया जाता है? संविधान संशोधन किया जाता है। आर्टिकल 368, 360 नहीं, आर्टिकल 368 के तहत में क्या किया जाता है? संविधान संशोधन किया जाए, ठीक है। इसके बाद आपका कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा। कनाडा के संविधान से राज्यपाल की नियुक्ति ली गई है। राज्यपाल की क्या ली गई? नियुक्ति ली गई। मतलब राष्ट्रपति की कहाँ से ली गई थी? यूएसए से ली गई, ब्रिटेन से ली गई थी, जबकि यूएसए से किसकी ली गई थी? उपराष्ट्रपति का पद लिया गया था। और अगर आप पूछे तो राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया, तो आपको याद रखना है कहाँ से लिया? कनाडा से जो लिया गया है, राज्यपाल का पद लिए गए हैं, ठीक है। आप इसको याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा किया गया, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया। तो मतलब राज्य सूची आर्टिकल 246 के तहत दी गई है। अगर आपसे पूछा जाता है आर्टिकल 246 के तहत राज्य सूची है, जबकि अगर आपसे केंद्र सूची पूछी जाती है तो आर्टिकल 245 के तहत में दी गई है। आर्टिकल 245 में क्या दिया गया है आपका? 245 में केंद्र सरकार केंद्र सूची दी गई है। राज्य सूची किसमें दी गई? राज्य सूची जो आपको दी गई है किसके तहत में दी गई है? 246 में समवर्ती सूची मैंने आपको पहले ही बता दी थी, 247 में दी गई है।
और यहाँ पे अवशिष्ट जो शक्तियाँ होंगी, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास में नियत होंगी, मतलब जितनी भी शक्तियाँ होंगी किसके पास में होंगी, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास में होंगी। ठीक, आप इसको भी याद रखती है। और केंद्र के साथ में संघात्मक व्यवस्था भी दी गई, मतलब संघात्मक व्यवस्था क्या था, मतलब राज्यों का संघ होगा। तो केंद्र के साथ में राज्य मतलब केंद्र के साथ में ही संघात्मक व्यवस्था भी दी गई और अर्ध संघात्मक व्यवस्था भी की गई। दोनों की दोनों व्यवस्था कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रख लीजिए। इसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट आता है आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया, तो आपको याद रखना आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिए गए, जिसे आप DPSP बोलते हैं, वो कहाँ से लिए गए, राज्य की नीति निर्देशक आयरलैंड के संविधान से ली गए। और राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन होता है उनका जो मतलब वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अगर आपसे पूछा जाता है किस आर्टिकल के तहत में किया जाता है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल, ऐसे 245 नहीं, आर्टिकल नहीं है मुझे यार, बस इतना है कि राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन होता है, तो आप इसको याद रख लीजिए। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, और अभी कितनी है राज्यसभा में सदस्य, तो 245। आप इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, और कितने सदस्यों का मनोनयन होता है, तो आप इसको याद रख लीजिए, 245 सदस्यों का मनोनयन होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्यसभा में सबसे कम उम्र में मतलब कौन सी महिला थी जो वहाँ नियुक्त की गई थी, जिनका मनोनयन किया गया था, तो आप याद रख लीजिएगा महिला में मैरी कॉम थी, और अगर पुरुष में पूछा जाता है तो सचिन तेंदुलकर थे। ठीक है, आप इसको भी याद रख लीजिएगा। और इसके बाद राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो मतलब जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से। और मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होना चाहिए, 50+ का कोटा होता है, 50+1 का कोटा होता है। ठीक है, इसमें और इसकी चुनाव पद्धति कैसी होती है, एकल संकरणीय अनुपातिक पद्धति होती है। ठीक है, आप इसको याद रख लीजिएगा। तो आई थिंक आपको आज की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैं अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो संविधान की प्रस्तावना के ऊपर बनाऊंगी, और इसी के साथ में प्रस्तावना में ज्यादा कुछ तो बताने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी काफी चीजें उसमें जो वहाँ की पॉइंट है उन्हें क्लियर करना पड़ेगा। और इसके बाद में संविधान की अनुसूचियाँ मतलब दोनों को एक ही वीडियो में इंक्लूड करके मैं लेके आऊँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरा आपको समझाना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को मेरी वीडियो के बारे में बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।